ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मम्बा मर्णम्बा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेदुं इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदु जानति धव्वाणि सवपज्जाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ अपना अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर देव की कथानक की बर्तेश का दिग्विजय प्रस्थान, ये प्रसंग आज प्रारंभ करते हैं। 13वां अंक। 2 प्रसंग हो ही चुके हैं। चक्ररत्नों की उत्पत्ति 3 घटना एक साथ घटी थी। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और चक्ररत्न। तो केवल ज्ञान की आराधना करके आ गए, वो वापस अयोध्या आ गए, बच्चे का जन्मोत्सव मना दिया। अब चलते हैं चक्ररत्न की ओर। बर्तेश द्वारा दिग्विजय को प्रस्थान। कृत युग के आरंभ में आदि तीर्थंकर के प्रथम पुत्र महाराजा भरत बहुत आनंद के साथ राज्य का शासन कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, चिंता नहीं थी। प्रजा अत्यंत सुखी थी। प्रजा रात दिन महाराजा भरत की शुभ कामना करती थी कि हमारे दयालु राजा भरत चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य करे। ऋषभदेव ने सब राज्य सौंप दिया था। भरत जी अपना बहुत आनंदपूर्वक राजपाट कर रहे हैं। बर्तेश के मन में कोई प्रमाद नहीं है, राज्यभार की उन्हें जरा भी चिंता नहीं, किसी बात की अभिलाषा नहीं, प्रजा हित में आलस्य नहीं। जिस प्रकार देवेंद्र स्वर्ग का शासन करते हैं, बर्तेश भी उसी प्रकार प्रेम पूर्वक पृथ्वी का पालन कर रहे थे। कौन? तो बर्तेश भी प्रेम पूर्वक। एक दिन मंत्री बुद्धिसागर ने कहा, मंत्री का नाम क्या है? बुद्धिसागर। क्या कहा उसने? स्वामी, शस्त्रालय में बाल सूर्य के समान चक्ररत्न का उदय हुआ है, अतः अब आप दिग्विजय के लिए प्रस्थान करें। उसने आकर के कहा कि अपना जो आयुशाला है उसमें बाल सूर्य के समान चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है, और उसकी सूचना यही है कि अब आपको दिग्विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राजन, आप दुष्टों को मर्दन करने में तो समर्थ हैं ही,
त्यागी, तपस्वी एवं सदाचारी पुरुषों का संरक्षण तथा धर्मात्माओं के धर्म की रक्षा भी आपके द्वारा ही होती है। ऐसी अवस्था में इस भूमि की प्रदक्षिणा देकर सर्व राजाओं को अपने अधीन कर 6 खंडों पर विजय प्राप्त करें। क्या कहा कि आप में दुष्टों को तो मर्दन करने की शक्ति आप में है, पर वहीं आपने ज्ञानी तपस्वी लोग हैं, उनकी रक्षा भी आपसे होगी। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि भूमि की प्रदक्षिणा कराओ और सब राजाओं को अपने अधीन कर 6 खंड का राज करो, विजय प्राप्त करो। ये सब किसने कहा? बुद्धिसागर मंत्री ने कहा। जहाँ जो उत्तम पदार्थ हैं वे सब आपको भेंट करने के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब की इच्छा की पूर्ति करते हुए आप देश देश की शोभा देखें। दूर दूर देश के जो राजा हैं उनके घर में उत्पन्न कन्या रत्नों से ब्याह कर उनके जीवन को धन्य करें। अब देरी क्यों करते हैं राजन? 6 खंड की प्रजा आपके दर्शन के लिए तरस रही है, उनको दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करें। किसने कहा? हाँ। मंत्री बुद्धिसागर कह रहा है भरत जी से कि सारे राजा लोग मानो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके पास जो भी उत्तम पदार्थ हैं वो सब देना चाहते हैं, साथ में उन कन्या रत्न भी। कोई 96,000 शादियाँ कैसे होगी? घूमेंगे तभी तो। अब देर मत करो, 6 खंड के लिए प्रस्थान करो। बुद्धिसागर मंत्री के समयोचित निवेदन पर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मंत्री के कर्तव्य पालन के प्रति प्रसन्न होकर भरतेश ने बुद्धिसागर को अनेक वस्त्र व आभूषण भेंट में दिए और ये भी आज्ञा दी कि दिग्विजय प्रयाण की तैयारी करो। अब आए तो मंत्री को बहुत सारा भेंट दिया उन्होंने और आदेश दे दिए कि अब तुम तैयारी करो दिग्विजय की। भैया सब लोगों को इसकी सूचना दो। बुद्धिसागर ने प्रार्थना की कि स्वामी 9 दिन तक जिनेंद्र भगवान की पूजा वगैरह बड़े उत्साह के साथ कराकर 10वीं के रोज यहाँ से प्रस्थान प्रबंध करूँगा। कि पहले तो 9 दिन तक ठाठ से पूजा करेंगे और 10वें दिन 10वीं के दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे युद्ध के लिए, यानी दिग्विजय के लिए प्रस्थान करेंगे। बुद्धिसागर मंत्री की आज्ञा से अयोध्या नगरी के जिन मंदिरों की एवं नगर की सजावट होने लगी, सब जगह अब दिग्विजय प्रयाण की चर्चा चल रही थी। मंदिरों की ध्वजा पताकाएं आकाश प्रदेश को चुम्बन कर रही थी। इस कारण उस नगर का साकेतपुर नाम सार्थक बन गया। समझ आई नहीं? जैसे आज युद्ध की तैयारी है ना, ऐसे सब जगह प्रयाण दिग्विजय के प्रयाण की चर्चा कल चर्चा की और आज सब हो रहा है। ये क्या है? दिग्विजय प्रयाण की चर्चा है। अयोध्या नगरी के बड़े बड़े राजमार्ग अत्यंत स्वच्छ किए गए एवं सुगंधित गुलाब जल छिड़काव होने से सर्वत्र सुगंध फैल गई थी। सर्वत्र क्या फैल गई? सुगंध फैल गई थी सर्वत्र। अयोध्या नगरी में अगणित जिन मंदिर थे, उनमें कहीं पूजा चल रही थी, कहीं मुनिराजों को आरदान दिया जा रहा था। इस प्रकार वह पुण्य नगर बन गया था। क्या बन गया था? अयोध्या नगरी का दूसरा नाम क्या है बताओ? देखिए, साकेत नगरी।
तो ये कह रहे हैं कि वहाँ सर्वत्र वातावरण अच्छा था, अगणित जो जिन मंदिर हैं वहाँ पूजा चल रही है, मुनिराज को आरदान दिया जा रहा है और पुण्य नगर बन गया पूरा का पूरा। नित्य ही अनेक धर्म प्रभावना के कार्य व नित्य ही रथ यात्रा महोत्सव, महाभिषेक, पूजा आदि कार्य बुद्धि सागर मंत्री की प्रेरणा से हो रहे थे। मंत्री को आदेश थे, मंत्री ने सबको कह दिया और सब जगह सब काम चल रहे हैं। भरतेश बीच के सिंहासन पर विराजे हुए थे। इधर उधर पुरोहित, मंत्री, सेनापति, सामंत वगैरह बैठे हुए थे। सामने अगणित प्रजा बैठी हुई थी। इनके बीच में अनेक विद्वान, कवि, गायक वगैरह भी उपस्थित थे। सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे थे। दिग्विजय को प्रस्थान करने का अब कुछ ही समय अवशेष था। इतने में एक सुंदर व दीर्घकाय भद्र पुरुष ने दरबार में पदार्पण किया। सबसे पहले चक्रवर्ती के सामने कुछ भेंट समर्पण कर उसने साष्टांग प्रणाम किया और भरतेश ने भी उसे योग्य स्थान में बैठने के लिए अनुमति दे दी। यह अभ्यागत और कोई नहीं, भरतेश के लघु भ्राता युवराज बाहुबली के हितैषी मंत्री प्रणय चंद्र थे। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनमें गुण थे। वे अति विवेकी थे, दूरदर्शी थे। भरतेश ने कुछ समय इधर उधर की बातचीत कर उनसे पूछने लगे कि प्रणय चंद्र, मेरा भाई बाहुबली कैसा है और किस प्रकार आनंद से समय व्यतीत करता है, उनकी दिनचर्या क्या है एवं हमारे दिग्विजय प्रयाण के समाचार सुनने के बाद वह क्या बोला। किसने प्रश्न किए? सब इतने भरत जी ने। किससे किए? बाहुबली के दूत से। समझो मंत्री जो हैं वो आया है, उससे सारे प्रश्न किए। अब आप सोचते होंगे कि भाई ऐसा क्यों पूछा होगा? तो भरत बाहुबली साथ नहीं रहते थे। भरत का राज्य अलग था और बाहुबली का राज्य अलग था। हाँ, दोनों की दूरी बहुत थी, दोनों के राज्य अलग अलग थे। तो मोबाइल पे बात करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल थे। आप कह रहे नहीं थे, पर थे। परंतु कथानक की बातें ये आज का जैसा मोबाइल भले नहीं था, पर उनके वार्तालाप करने की सारी सुविधाएं थी। समझे नहीं? समाचार बहुत सेकंडों में पहुंचने की व्यवस्थाएं थी। वहाँ नहीं पहुंचते थे समाचार, ऐसे नहीं थे। बातचीत भी करते होंगे, सब व्यवस्था थी। क्योंकि वो कौन सा काल था? तीसरा काल का अंत का काल है और चतुर्थ का साफ शुरू समझ लो, होने की तैयारी। उस समय सब प्रकार की अनुकूलताएं बहुत थी। बस तीसरे का अंत होने वाला है, चौथे की शुरुआत है। क्यों? तो सब प्रकार की अनुकूलताएं बहुत थी वहाँ, नहीं थी ऐसा नहीं है। और भरत भी कान का बैठे बैठे बात सुन सकता था। उसके कान की कितनी शक्ति थी, हाँ, उसके नेत्रों की कितनी ज्योति, इतने दूरी तक, कितने योजन तक वो दूर देख सकता था। क्या 100 योजन? 100 योजन नहीं है, ज्यादा। ठीक है, 790 यही बैठता है। सूर्य का ही 790 है, तो लगभग 1200 योजन तक की दूरी का सुनना देखना, ऐसे कुल उसके माप दे रखे। आगे आएगा भी। इतनी उसकी ज्योति थी, दूर बैठे की बातें सुन सकता है। तो बाहुबली बैठे वो क्या नहीं सुने? तो भरत का और ये राज्य बहुत इतने हजारों किलोमीटर में नहीं था दूर, समझे ही नहीं। पर कथानक है, कथानक में बातचीत चलेगी, ऐसे ही बात होगी। और न भी करें, सब अपने अपने हाल में मस्त हैं। और सब अपने अपने हाल में मस्त थे। पूछने हो तो पूछे, नहीं भी पूछे। पर यहाँ पर प्रश्न किया है, स्वामी
वे राज्य शासन को संभालने के साथ श्रावक धर्म का पालन करते हुए, एक मिनट ऊपर रह गया, भरतेश के प्रश्न को सुनते ही प्रणय चंद्र उठकर खड़े हुए और बहुत विनय के साथ हाथ जोड़कर कहने लगे कि राजन, आपके सहोदर कुशल हैं। सहोदर मतलब भाई आपके, उन्हें कोई चिंता नहीं और कोई बाधा भी नहीं, सदा वे सुख से ही अपना काल व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि वे भी तो भगवान आदिनाथ के पुत्र हैं ना। क्या कहा, मंत्री को बात धमाके करनी पड़ती है कि आपके ही भाई हैं और आपके पिता के ही तो पुत्र हैं। स्वामी, वे राज्य शासन को संभालने के साथ श्रावक धर्म का पालन करते हुए कभी काव्य का श्रवण करते हैं, कभी नाटक का अवलोकन करते हैं, कभी नृत्य का आनंद लेते हैं, कभी संगीत के रस के में मग्न होकर सुख के समय बिताते हैं। कभी कभी वे सिंगारवान में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, कभी कभी महल में अपनी प्रिय रानियों के साथ बैठकर सरस वार्तालाप करते हैं, कभी कोकिल, भ्रमर, तोता आदि के विनोद को देखकर आनंदित होते हैं, परंतु उसमें एकदम मग्न न होकर योग का भी यदा कदा अभ्यास करते हैं। राजन भी तो आपके ही सहोदर है ना, यह उनकी दिनचर्या है। अस्तु, आपके दिग्विजय प्रयाण की वार्ता उन्होंने सुनी है, उसे सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई है। कौन कह रहा है सर? बाहुबली के मंत्री ने सारे बाहुबली के विषय में जानकारी दी कि आपके भाई जो बाहुबली हैं वो प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, अपना रोजमर्रे का जो काम है सब शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और आपके दिग्विजय के प्राण के समाचार भी उन्होंने सुने हैं और वे उससे प्रसन्न हैं। दिग्विजय के संबंध में बोलते हुए उन्होंने हमसे कहा है कि बड़े भाई ने जो दिग्विजय का विचार किया है वह स्तुत्य है, उनका सामने करने वाले इस पृथ्वी में कौन है। साथ में स्वाभिमान के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पृथ्वी पर प्रातस्मरणीय देवादि देवों में मेरे पिताजी भगवान ऋषभदेव तथा राजाओं को मेरे भ्राता भरत जी के बराबरी करने वाले कौन हैं। हम लोग तो उन दोनों का स्मरण करते हुए जीते हैं। किसका? आदिनाथ का। कौन दोनों जीते हैं? बाहुबली और भरत। बड़े कौन है? भरत के बाहुबली हैं? भरत जी बड़े। भरत जी तो 500 धनुष के थे और बाहुबली 525 धनुष के थे। बड़े कौन? तो मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं था, न तो लंबाई पूछी न उम्र पूछी, मैंने ये पता बड़ा कौन था, इसलिए आपका उत्तर सही नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको दोनों चीजें पता थी। आपको बोलना चाहिए आपकी विवक्षा क्या बड़े होने की, बोलो। उम्र में पूछ रहे हो, आए हो, यही कथानक में समझाया ना है मुझे कि हम सीधा उत्तर हमारे दिमाग में जो होता है वही बोल देते हैं। अधिकांश यही ज्यादा अर्थ तो यही निकलता है, वही पर नहीं कहना, यही तो हम समझा ना कि अपने को जब किस वो प्रश्न जानबूझ के पूछा कि किस एंगल से पूछा, परीक्षा में होता यही है जल्दीबाजी में, बस एंगल कौन सा है, इसलिए प्रश्नों के। सुमन दीदी 15 मिनट सोने के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल 8:45 से 9 बजे तक बिल्कुल सोना है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोलना है, ठीक है। लाइट भी नहीं जलानी है, इन्वर्टर होगा तो भी नहीं चलेगा, इसलिए अभी जाग जाओ। तो प्रश्न को एंगल समझना, यद्यपि इसलिए सोच के बोलना, कभी जल्दीबाजी नहीं करनी। तो यद्यपि आपका उत्तर आपकी अपेक्षा सही है, पर हमारे प्रश्न की अपेक्षा गलत। हमारा प्रश्न था कि आप दोनों बातें बोले कुछ कि किस एंगल से आप पूछना चाह रहे। मेरा भाव ये तक आप ये प्रश्न खड़ा करें, पर हाँ आप देखिए लंबे चौड़े की बात आई नहीं तो बजे आप बड़ा छोटा यही आपको कहना चाहिए किस अपेक्षा से आपके प्रश्न का उत्तर मौन होता है। आपको वापस ऐसा करना था, यही तो है
छठवीं गाथा, सातवीं गाथा समय सार में क्या समझाया बार बार हमने? यही तो समझाया, मैं न प्रमत्त हूँ न प्रमत्त हूँ, मैंने ज्ञान वाला दर्शन कर तो हो क्या फिर? बस तो एक गैप क्यों? उसमें कितने उदाहरण दिए थे कि भाई इसकी दीवार की लंबाई कितनी है, जितनी है, फुट में पूछे तो फुट में बताओ, इंच में पूछे तो इंच में बताओ। ऐसे थोड़ा ये तो बात थी अपनी कहने की। बाकी उम्र की अपेक्षा भरत जी बड़े थे और बात सामान्य कथन में यही बात आएगी, जैसा भी कहा दिमाग यही रहता, कौन बड़ा तो वही बड़ा, क्योंकि सब दिमाग में वही चलता सबके। दिग्विजय के संबंध में बोलते उन्होंने हमसे कहा कि बड़े भाई ने जो दिग्विजय का विचार किया है वही स्तुत्य है, उनका सामना करने वाली इस पृथ्वी में कौन है? साथ में स्वाभिमान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पृथ्वी पर प्रातस्मरणीय देवादि देवों में मेरे पिताजी भगवान ऋषभदेव तथा राजाओं में मेरे भ्राता भरत जी के बराबरी करने वाले कौन हैं? हम लोग तो उन दोनों का स्मरण करते हुए जीते हैं। प्रणय चंद मंत्री ने आगे कहा, स्वामी आपके सहोदर इस अवसर पर स्वयं आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले थे, परंतु वे अनिवार्य कारण से नहीं आ सके, कारण कि वे एक शास्त्र को सुनने में दत्चित हैं, एक शास्त्र को सुनने में दत्चित हैं। बहुत संभव है कि कल परसों तक वह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। हे स्वामी, और एक गुणार्थ आपसे निवेदन करने का है, उसे भी आप सुनने की कृपा करें। कौन कह रहा है? प्रणय चंद्र मंत्री हैं, वो सब बात बाहुबली के भाई भरत जी से कह रहे हैं, ठीक है। गुणार्थ शब्द को सुनते ही बुद्धिमान लोग वहां से उठकर चले गए, वह एकांत हो गया। क्यों? गुड़ बात करनी है, मतलब एकांत चाहिए भैया। समझदार व्यक्ति उसके लिए भैया मैं आपसे बात करनी है अकेले में, तो समझदार होगा तो उठ के चला जाएगा, ठीक है ना? नहीं होगा वो बैठा रहेगा या फिर रुकेगा जिसको होगा। चलो, प्रजा परिवार सामंत मांडिक मित्र विद्वान नृत्यकार आदि सबके सब क्षण मात्र में जब वहां से चले गए तब प्रणय चंद बहुत धीरे धीरे कुछ कहने लगा। बुद्धि सागर मंत्री पास में ही बैठा था। स्वामी, विशेष कोई बात नहीं, आपकी मातुश्री जगन माता यशस्वती महादेवी को पोदनपुर ले जाने की इच्छा आपके सहोदर ने प्रदर्शित की है। बहुत देरी नहीं है, कल या परसों तक शास्त्र की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद वे स्वयं यहाँ पधार कर मातुश्री को पोदनपुर ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। राजन, जब तक आप दिग्विजय कर वापस लौटेंगे तब तक वे माता यशस्वती देवी को अपने नगर में ले जाने का उन्होंने विचार किया है कि आप तो उधर चले जाओगे, फिर माँ अकेली हो जाएगी, तो मेरे पास रेट ले जाएगी माँ लोक में। प्रणय चंद्र के इस प्रकार के वचन सुनकर चक्रवर्ती ने कहा कि पुत्र के घर में माता का जाना और माता को पुत्र द्वारा ले जाना कोई नई बात है क्या? ऐसी अवस्था में इस संबंध में मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं भी मातुश्री के लिए पुत्र हूँ, वह भी पुत्र है, इसलिए उसे भी माता जी को ले जाने का अधिकार है। मैं माता की आज्ञा का अनुवर्ती हूँ। पूज्य माता जी मुझे हमेशा सन्मार्ग का उपदेश देती रहती है। मैं माता जी को कुछ भी कह नहीं सकता। भाई की इच्छा हो तो उन्हें ले जाए, मम्मी की इच्छा होगी चली जाएगी, वो कह दे मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि उसकी भी माँ है मेरी भी माँ है, दोनों के बराबर है। इसे सुनकर प्रणय चंद्र ने फिर कहा कि स्वामी, आपने जैसा विचार प्रकट किया उसी प्रकार आपके सहोदर ने भी कहा था कि इसमें पूछने की क्या जरूरत है, परंतु उनसे मैंने कहा कि यद्यपि इस काम के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, परंतु उनसे मैंने निवेदन किया कि बिना सूचित के माँ को लाना भी ठीक नहीं है।
सूचना तो जरूर देनी चाहिए, इसलिए आपको सूचित करने के लिए मैं आया हूँ। किसने कहा? मंत्री ने, प्रणयचंद्र ने। भरते इस प्रणयचंद्र की बात सुनकर मन ही मन में कुछ हंसे और कहने लगे, प्रणयचंद्र तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारी कर्तव्य परायणता पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम बाहुबली के पास में रहो, ऐसा कहकर उसको उत्तम वस्त्र आभूषण दिए। प्रणयचंद्र भी भृतेश को प्रणाम कर वहां से वापस चला गया। प्रणयचंद्र के चले जाने के बाद भरत जी बाहुबली की वृत्ति पर मन ही मन में हंसे कि वो क्या सोच रहा है। फिर प्रकट रूप से बुद्धिसागर से कहने लगे, बुद्धिसागर मेरे भाई के स्वाभिमान को तो तुमने देख ही लिया ना, मन में गांठ रखकर यहाँ आना नहीं चाहता है। छोटा था, मिला है, बधाई देने दे कि खुल चल के आ जाता, पर अंदर गांठ है, इसलिए बाना बनाकर प्रणयचंद्र को भेजा है। बाना भी शास्त्र सुनने का है। फिर क्या यही अच्छा उपाय सोचा है? मैं कामदेव हूं, इस बात का उसे बहुत अभिमान है। वह यह समझता है कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। कौन? बाहुबली सोचता है। और वो भाई है भरत जी, उनको तो पता नहीं है, साथ में खेले उठे बेटे भाई, भाई के नस नस नहीं जानेंगे कि वो क्या सोचता है। भरत जी ने पुनः कहा, प्रणयचंद्र ने असली बात को छुपाकर रंग चढ़ाते हुए बातचीत की है, क्योंकि अब 6 खंड के अधिपति बनने जा रहे हैं तो बात तो सब पता लग जाती है और सबके दिमाग में होती। कोई भी हो, उसकी जगह अपन भी हो तो अपने को भी थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसे तो आ जाता है, आज क्यों नहीं आया? भाई बीमार हो गया हूँ इसलिए नहीं आ रहा हूँ, बच्चे को भेज दिया मैंने। अरे कितना भी बीमार होते तो भी ऐसा सोच के आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए? कोई कारण होगा, पकड़ लेते नहीं बात। ऐसे भरत जी ने भी इतने बुद्धिमान थे वो तो। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि बाहुबली मेरे प्रति भाई के नाते माथा नहीं झुकाएगा, परंतु मैं क्या करूं, उसकी मर्जी, उसे जो जचे वही करे। बाहुबली युवराज है ना, इसलिए भी उसे इतना अभिमान है। अन्य छोटे भाई भी कम नहीं। जिस प्रकार सूर्य को देखने पर नीलकमल अपने मुख को छुपा लेता है, उसी प्रकार मेरे साथ उनका व्यवहार है। यद्यपि पूज्य पिताजी व माताजी के प्रति मेरे भाइयों को अत्यधिक भक्ति है, परंतु मुझे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। क्या तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्रों का यह व्यवहार उचित है? मैं हमेशा इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। उनके चित्त को दुखाने के लिए मैंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया, परंतु ये सब मुझसे भेद रखते हैं। न मालूम मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, इस प्रकार मन में मेरे प्रति विरोध क्यों रखते हैं? कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं। और होता है, भाई भाई में प्रेम भी होता है और कहीं कहीं चलता रहता है छोटा मोटा। भरत जी ने आगे कहा, बुद्धिसागर आप इस बात को अपने तक ही सीमित रखें। मैंने तुमसे ही मेरे भाइयों के व्यवहार का विषय में कहा है और किससे भी आज तक नहीं कहा। ठीक है, अब आप सबने जान लिया। उन्होंने तुमसे ही कहा था, पर आज तुमने सबने जान लिया। भाइयों का मेरे प्रति जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, इस बात को मैंने माँ से भी नहीं कहा। माताएं दुखी न हो, इस कारण मैं उन लोगों की प्रशंसा ही करता आ रहा हूँ। किनकी? अपने सब भाइयों की प्रशंसा करता हूँ। मैं बड़ा हूँ सबसे, तो मेरा दायित्व है और राज भी सौंपा मुझे, बाकी सबको सौंपा अपना अपना हिस्सा। तो बुद्धिसागर बोले, स्वामीन आप जरा सहन करें, वे आपसे छोटे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है, छोटो न को उत्पाद। मैं बड़ा हूँ, अच्छा मैं बड़ा तुम भी करूँ, छोटा कहता मैं छोटा इसलिए सेंड करूँ क्या, बड़ा कहता मैं इसलिए सेंड करूँ, दोनों में ऐसी बातें चलती है। आपके साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया तो आपका क्या बिगाड़ा है? वे ना समझ है। आपके साथ प्रेम से रहने के लिए इन्हें समझदारी की जरूरत है। 3 लोक में जितने भी बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, वे सब आपके चातुर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। यदि आपके भाई आपके साथ नो भों सिकोड़ कर रहे तो भी आपका क्या बिगड़ता है? स्वामी, असली बात तो और ही है। वस्तुतः आपके भाई उद्यत नहीं है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वे आपके पास आने से डरते हैं। क्या आपकी गंभीरता कोई सामान्य है? उनको आपके प्रति कोई वो नहीं है, वो आपके पास आने से डरते हैं। लटकन बड़े दादा हो तो ठीक है, थोड़ा सा विशेष उनका स्वभाव ऐसा है, जाने से डरते हैं। गंभीरता, लेकिन आपकी गंभीरता देखकर डरते हैं। वो ऐसा व्यवहार रख रहे तो जाने से डरेंगे। राजन, इस जवानी में अगणित संपत्ति को पाकर न्याय नीति की मर्यादा को रक्षण करने के लिए आप ही समर्थ हो। आपके भाइयों में ऐसा विवेक कहाँ से आ सकता है? अभी तक उन्होंने सामान्य व्यवहार भी नहीं सीखा है, इसलिए वे आपके पास में आने के लिए संकोच करते हैं। राजन, आपने जितने भी सहोदर हैं वे भी छोटे हैं, उनकी उम्र भी कुछ अधिक नहीं है। ऐसी अवस्था में भी अभी बचपन को नहीं भूले हैं, इसलिए वे बाहुबली से नहीं डरते, अपितु आपसे डरते हैं। वे बाहुबली के साथ कैसे भी अविवेक से बर्ताव करें, उससे बाहुबली तो प्रसन्न ही होता है, परंतु आप उनके पागलपने को कभी पसंद नहीं करेंगे, ये वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आपके सामने नहीं आते हैं। वे अपने ही बर्ताव से स्वयं लज्जित हैं, इसलिए उस लज्जा के मारे आपके पास नहीं आते हैं। अभिमान जैसी कोई बात नहीं है वो तो। कल वे अपने आप आकर आपकी सेवा करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? मंत्री के चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर चक्रवर्ती मनी मन से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो भी जानते मेरे भाई कैसा नहीं जानेंगे वो क्या, पर ये मंत्री मीठी मीठी बातें कर रहा है। मंत्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस प्रकार कहते हुए बांधवों में प्रेम संरक्षण करने की मंत्री की सलाह से उसके प्रति मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। इतने में मध्यरात्रि का समय हो गया था। उस समय जिन शरण शब्द का उच्चारण करते हुए भरतेश वहाँ से उठे और विश्राम करने चले गए। भरतेश ने श्रृंगार कर योग्य शुभ मुहूर्त में दिग्विजय के लिए प्रयाण किया। सबसे पहले भरतेश मातुश्री के दर्शन के लिए यशस्वती के महल की ओर चले। स्तुति पाठक भरतेश की उच्च स्वर में स्तुति कर रहे थे। दूर से आते हुए पुत्र को माता यशस्वती हर्ष भरी अश्रुपूरित आंखों से देखने लगी। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र को देख समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार पुत्र को देखकर माता यशस्वती अत्यधिक हर्षित हुई। माँ बेटे को देखकर क्यों प्रसन्न नहीं होगी? तो रोज नहीं मिलते होंगे, एक ही जगह रह रहे होंगे तो नहीं मिलते। इतना बड़ा दरबार है, माता अपने बेटे अपने, और जब अपने अपने, अभी महल तो बाद में बनेंगे, अभी का महल है, अभी शुरुआत हो रही है। अभी भी महल तो है ही, क्योंकि राजा तो है ही, पर इतने सारे महल नहीं है, अभी वो आगे बनेंगे। अभी दिग्विजय के लिए जा रहा है, अभी तो शुरुआत है, ये कह रहा हूँ। तो माता के पास जाएंगे, आशीर्वाद लेते हैं, और रोज भी मिलते हो तो जब कोई अच्छे काम के लिए तो माता के लिए स्पेशल जाते ही। भरत बोले, माता जी, बाहुबली कल या परसों तक यहाँ आने वाला है और आपको मेरे दिग्विजय से लौटने तक के लिए पोदनपुर ले जाएगा। देखिए तो सही, मेरे भाई की सज्जनता, वह विवेकी है। वह सोचता होगा
जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूं तब तक अकेली माँ को कष्ट होगा। इस प्रकार से वह आपको ले जा रहा है। समझदारी में वह मेरा छोटा भाई नहीं बल्कि बड़ा भाई है। माता, मेरी अनुपस्थिति में आपका यहाँ पर रहना उचित भी नहीं है, इसलिए आप बाहुबली के महल में जाकर आनंद से रहें। मैं जब दिग्विजय कर वापस लौटूं तब आप यहाँ पधारे। अच्छा, अब मैं दिग्विजय के लिए जा रहा हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मुझे दिग्विजय की सफलता मिले। फिर क्या होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं।